हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 13। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को बच्चों हम लोग दो हिस्सों में स्टडी करेंगे। पहले हिस्से में पार्ट 1 में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे एक हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप समझेंगे। और दूसरे हिस्से में प्रोजेक्टाइल मोशन ही बच्चों हम स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 14 जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को किसी और अंदाज में एक दूसरी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पहला केस है कि किसी बॉडी की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, किस तरह से होती है, और उसमें एक दो छोटी छोटी बातें जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको समझने के लिए अच्छी तरह से एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो इस चैप्टर के अगर बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आपके, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट होता रहता है। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो स्टडी करेंगे उसका मोस्टली जो ताल्लुक होगा वो एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्ट क्वेश्चन से होगा। ये वाला जो पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कम पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो बच्चों इसका पार्ट 2 होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले, प्रोजेक्टाइल मोशन की अंडरस्टैंडिंग से पहले बच्चों इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि उसका हम लिंक बना सकें प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो बच्चों अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट से देखें, ये मतलब लास्ट टॉपिक बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट से देखें बच्चों तो इस चैप्टर में मोशन एंड फोर्स में हमने बेसिकली लीनियर मोशन जो है उसके हवाले से पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है या लीनियर मोशन होती है उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। और उसमें बच्चों हम उस पर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो लगाकर उस डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, राइट, तो ये एक बेसिक बात है जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले पता होनी चाहिए। तो लीनियर मोशन जो है जिसको आम तौर पे बच्चों हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कह लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। इसमें बच्चों कोई भी डायमेंशन हो सकती है। मसलन अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो हम कहते हैं कि उसकी जो मोशन है वो जो है वो लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। और इसकी एग्जांपल में जो हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई गाड़ी है, लेट्स से दैट इज़ मूविंग ऑन द रोड, तो आम तौर पे ये मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है आम तौर पे इसको लिया जाता है और इसको हम लोग लीनियर मोशन कह सकते हैं या वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। इस तरफ जो दूसरी जो मोशन है जिसमें हम लोग लीनियर मोशन ही उसको कहते हैं, वो है वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई मोशन हो रही हो। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों हम कहते हैं कि एक स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको बच्चों अगर हम लोग किसी हाइट से ये छोड़ दें और वो फ्री फॉल करता हुआ नीचे ग्राउंड पे जाके फॉल करे, तो ये बच्चों एक वर्टिकल मोशन है। और इस मोशन को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं लीनियर मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, तो अब जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की, या वर्टिकल मोशन हो इस तरह से कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करे, ये फ्री फॉल की जो है ये जो कंडीशन है, फ्रीली फॉल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों केसेस में बच्चों इनको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन या बच्चों इसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। और इस तरह की जो मोशन होती है बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की, उसको सॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जिनको यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चों वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, उसमें बच्चों फिर 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों s इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाइज टी। ये जो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम लीनियर
मोशन जो है उसको स्टडी करते हैं। उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली मोशन भी हो सकती है और वर्टिकल डायरेक्शन वाली मोशन भी हो सकती है। तो दिस इज़ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, ये आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम और इसमें वन डायमेंशनल मोशन, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इस गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है, कुछ देर के बाद जो ये गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली गई तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो गई। इसने बच्चों एस डिस्टेंस कवर किया फ़र्ज़ कीजिए, और इसने बच्चों टी टाइम लिया, तो इसमें फिर इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो अगर हमने फाइंड करनी है, एस टी और वी आई दिए हैं तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो ए है, वेलोसिटी चेंज हुई वी आई से वी एफ, तो एक्सेलरेशन ए फाइंड हो सकता है। डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड हो सकता है। तो मतलब ये है कि लीनियर मोशन के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग इन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ओके। अब जो हम आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है या आज की जो हमारी डिस्कशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों डिफाइन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका एक लिंक बन सकता है या लिंक बनता है पर मतलब इस लीनियर मोशन के हवाले से। तो इसको दोबारा से लिखूं ताकि आपको ज़रा सही नज़र आ सके। तो इसमें जो ये है कि इसकी डेफिनेशन जो है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उस पर बात करते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इज़ बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन, राइट। तो पहली बात ये है कि जो डिफरेंस है, यहाँ पे टू डायमेंशनल मैंने लिखा है और ये वन डायमेंशनल मोशन थी लीनियर, तो हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो ये होगी सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये हम कहेंगे किस मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बाय डेफिनेशन ये बच्चों टू डायमेंशनल मोशन होगी किसी ऑब्जेक्ट की, और इसमें बच्चों जो लाजमी चीज़ है वो है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये मोशन होगी बच्चों ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हुए, और वो ये है कि इस पूरी डिस्कशन के दौरान, इस पूरी स्टडी के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन की एक चीज़ बच्चों आप याद रखेंगे कि हम सिर्फ इस मोशन को स्टडी करेंगे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम ये ज्यूम करेंगे देयर इज नो अदर फोर्स अदर देन ग्रेविटी, राइट। ये पॉइंट आपने अभी से ज़हन में रखना है कि इस पूरी मोशन में और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिवाय किस फोर्स के, ग्रेविटी के, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारा जो इस वक्त हमारी जो स्टडी होगी दैट इज मोशन ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें और कोई फोर्स नहीं लेंगे। जैसा कि आमतौर पे अगर एयर के अंदर अगर कोई बच्चों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे गाड़ी मूव की थी वन डायमेंशन में, ये ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो ये थ्रू एयर होता है, तो एयर में मूव करने की वजह से एयर ड्रैग होती है। ठीक है, एयर की एक ऑपोजिशन होती है मोशन के अगेंस्ट, तो वो हम इसका मतलब है ज्यूम नहीं करेंगे। या बच्चों ये गाड़ी जब मूव करती है वन डायमेंशनल मोशन में तो इसकी जो फ्रिक्शन होती है रोड के साथ वो भी एक फोर्स है और उसका एक इफेक्ट होता है, उसको भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। मतलब टू डायमेंशनल मोशन होगी किसी ऑब्जेक्ट की अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो बच्चों हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद समटाइम्स जी की वैल्यू जो है दैट इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और तकरीबन बच्चों अर्थ सरफेस से 23 किलोमीटर्स तक ये वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की ये 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर रहती है। मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हो इतनी हाइट तक जहाँ पर जी की वैल्यू सेम रहे, तो एक तरह से इसको ये भी इस तरह से भी ले सकते हैं, या बच्चों इसको यूँ भी हम ले सकते हैं कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूँ भी ले लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मुसलसल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, मुसलसल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती रहेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर उसकी जो मोशन होगी उसको हम लोग जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे। तो दोनों तरह से ठीक है, जी की वैल्यू सेम भी हो सकती है
और जी की वैल्यू मोस्टली सेम रहती है क्योंकि 23 किलोमीटर्स तक कोई भी प्रोजेक्टाइल जो है उसको हम नहीं लेते। हाँ, उसमें ये होता है कि जो मिसाइल्स होते हैं जब उनको फायर करते हैं तो वो 23 किलोमीटर्स तक की रेंज से बाहर जा सकते हैं, तो उस केस में फिर हम डिफरेंट इक्वेशंस लगाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें हम जी की वैल्यू सेम ही रहती है, 23 किलोमीटर से बिलो ही वो मूव करते हैं, तो उस केस में फिर जी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन होगी बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की और ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो इस तरह की जो मोशन है उसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज बच्चों इसमें हम लोग पार्ट 1 है चूंकि इस लेक्चर में हम लोग, तो इसमें हम लोग जो है इसको अब एक एग्जांपल जो है इसको लेके आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस तरह से और क्या होगा उसमें। फ़र्ज़ करें बच्चों कि हम लोग किसी हाइट पर हैं, हम जो है फ़र्ज़ कीजिए बच्चों ये हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है और ये कुछ हाइट है, और ये जो हाइट है बच्चों ये फ़र्ज़ करते हैं y है, और ये लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारे पास x एक्सिस है बच्चों ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये बच्चों है हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, जिस तरह हम आमतौर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसी तरह से हम इसको ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और y जो है दैट इज़ वर्टिकल। अब जो हम ये एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं जो कि हम कुछ हाइट पर हैं और वो हाइट जो है वो y के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें जो एक बॉल है हमारे पास, और इस बॉल का मैस m है और इस बॉल को हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। अब इस बॉल को जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो बच्चों ये बॉल जो है वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, राइट। फेंकेंगे तो हम इसको कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा, जबकि ये इस तरह से बेंड होकर इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों बॉल की मोशन हुई है इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और फिर देखेंगे कि जो डेफिनेशन हमने लिखी है क्या ये उस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है, ये वाली डायग्राम। तो देखिए बच्चों ये जो मैस m है इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में इसको फेंका, लेकिन ये बॉल जो है वो कंटिन्यूसली x डायरेक्शन जो है उसमें मूव नहीं किया, जबकि यहाँ से बेंड होकर नीचे गिरा। अब इस बॉल की जो मोशन है बच्चों वो 2 डायमेंशनल मोशन है, राइट। अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो किस तरह से कि हम इस बॉल को जब देखते हैं कि जब हमने इस बॉल को यहाँ से फेंका, राइट। अब जहाँ से हमने इस बॉल को फेंका इसका बच्चों हम एक नाम भी रख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, जहाँ से हमने इसको फेंकना है और जहाँ पे ये बॉल गिरेगा उस पॉइंट को जो हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, अब जो जब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को और जब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग को, जब इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जब हम देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि इस मैस ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यानी अगर इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को देखें और इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग को देखें तो यहाँ बच्चों इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वर्टिकली बिलो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है और वो डिस्टेंस जो है फ़र्ज़ कीजिए x है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और पॉइंट ऑफ लैंडिंग को जब हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। अब अगर इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है तो इट मीन्स कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें ये मोशन हुई है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे बच्चों ये गाड़ी जो है वो किसी एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है और s डिस्टेंस कवर करती है, बिल्कुल उसी तरह से इस प्रोजेक्टाइल ने, इस ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया है। फ़र्ज़ कीजिए वो x है। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जाते हुए कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। अगर इस पॉइंट को मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ले आऊँ इसके सामने बिल्कुल, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट बनती है जहाँ से जो इसने कवर की है, राइट। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को बिल्कुल यहाँ पे ले आऊँ इस पॉइंट पर, तो हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस फॉल किया है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस मूव किया है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये एग्जैक्टली y होगा और ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इस पॉइंट के दरमियान बनेगा।
तो इसका मतलब है कि इसने वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस मूव किया है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल में करता है। तो जब इस मैस को हमने यहाँ से छोड़ा और ये फ्री फॉल किया है और ये नीचे गिरा, तो इसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरह से बच्चों ये जो मैस है ये इस तरह से मूव किया कि इसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया जिसको मैंने x लिखा, इसने कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया जिसको मैंने y लिखा। तो इट मीन्स कि ये 2 डायमेंशनल मोशन हुई है। ये ऐसी मोशन हुई है जिसमें मूव करने वाले ऑब्जेक्ट ने, मूव करने वाले मैस ने 2 डायमेंशनल मोशन की है, 2 डायरेक्शंस में मोशन की है। ठीक है, यानी कि बच्चों इस यहाँ पे अगर आप देखें जब हमने इसको फेंका था इस मैस को, तो इसका मतलब है कि यहाँ से बच्चों इसने फॉरवर्ड मोशन भी की है, यानी ये आगे की तरफ भी गया है और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है बच्चों इसने जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूवमेंट की है। तो एक ही वक्त में, अब ये एक ही वक्त में ये मोशन होगी कि जब ये मैस मूव कर रहा होगा इस तरह से, जब इस मैस की जो मोशन हो रही होगी इस तरह से, तो इस मोशन में बच्चों ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और ये डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। तो फॉरवर्ड मूव करना बच्चों एक 1 डायमेंशनल मोशन, और डाउनवर्ड मूव करना जो है ये मतलब अनदर डायमेंशन ऑफ मोशन। तो फॉरवर्ड चलना सिर्फ एक मोशन है और डाउनवर्ड चलना जो है ये दूसरी 1 डायमेंशनल मोशन। तो ये बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन हो गई इसमें कि एक ही वक्त में ये जो मैस है ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और डाउनवर्ड भी जा रहा है। तो 2 डायमेंशंस में एट द सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है। तो बच्चों इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो मोशन हुई है ये प्योरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम इसको लेंगे, प्योरली इसमें हम किसी किस्म की और जो फोर्स है वो यहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। सो दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, और 2 डायमेंशनल मोशन तो हुई है, फॉरवर्ड भी गया है एक ऑब्जेक्ट और डाउनवर्ड भी गया है। यहाँ पर भी फॉरवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पर भी फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, फिर यहाँ तक हर पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो रही है, और हो रही है बच्चों ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। जी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें बच्चों आप ये याद रखेंगे, आप नेक्स्ट इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप जो यूं भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कॉम्बिनेशन है 2 लीनियर मोशंस का, या 1 डायमेंशनल मोशन, 2 1 डायमेंशनल मोशंस, यानी दोनों को जब हम कंबाइन कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये यहाँ पे मैंने कहा था कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की, एक वर्टिकल में, तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, राइट, कंबाइन करें दोनों को, तो फिर बन जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लीनियर मोशंस, या बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशंस, राइट, एक फॉरवर्ड यहाँ पे और एक दूसरी जो है वो डाउनवर्ड के केस में। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारे पास सिचुएशन कि अब हमने इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको जब सॉल्व करना है। मसलन बच्चों इसमें अगर ये क्वेश्चन होता है कि हम ये x फाइंड करें कि इस मैस ने, इस ऑब्जेक्ट ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया है, तो उसको x को फाइंड करने के लिए बच्चों हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़े जो भी। और क्योंकि सिर्फ x को डील करना, अगर हम सिर्फ x को स्टडी करें कि इस प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया है, तो उसमें बच्चों हम सिर्फ इसकी फॉरवर्ड मोशन को लेके स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे फॉल किया, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आया। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक आता है, एक लीनियर मोशन बनाता है, इस प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, इसके हॉरिजॉन्टल। यानी अगर हम सिर्फ इसमें फॉरवर्ड मोशन देखें, इस प्रोजेक्टाइल की अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड मोशन देखें कि ये कितना हॉरिजॉन्टल मूव किया है, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है, जैसे कोई गाड़ी एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक गई है। तो इसकी जो मोशन है बच्चों, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मोशन हुई है, इस मोशन को हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर ये मैस m यहाँ हो, कोई मैस है ये वाला, जैसे मैंने बॉल ली है बच्चों,
अगर ये बॉल जो है, ये वाली बॉल, अगर इसका मैस m है, ये बॉल हम लें और इसका शेडो देखें, फ़र्ज़ करें बच्चों एक वर्टिकल डायरेक्शन में इसका शेडो जो है वो अगर बने, तो इस बॉल का शेडो यहाँ पे बनेगा पॉइंट A के ऊपर, ठीक है। जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगर बच्चों इस तरफ से कोई लाइट हो और इस मैस का शेडो बने, तो इस मैस का शेडो पॉइंट A पर बनेगा, और फिर इस मैस की मोशन हो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, तो हम देखेंगे कि इसका जो शेडो है वो पॉइंट A से B तक बिल्कुल इसके साथ साथ ही मूव करेगा। तो उस शेडो की मोशन जो है वो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगी फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इस मैस की मोशन जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, या इसका जो शेडो है, फ़र्ज़ कर लें कि A से B तक जाता है, तो शेडो वाली जो मोशन है उसको आप स्टडी करें तो वो एक्चुअली इसी की मोशन जो है वो बन जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बच्चों अगर इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल मोशन है अगर हम उसको स्टडी करें, तो सिर्फ उस मोशन के लिए हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर बच्चों हम ये देखें कि ये जो मैस है ये वर्टिकली किस तरह मूव किया है, ये कितना मूव किया है, इस मैस ने यूँ मूव करके यहाँ आना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, तो इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y है। तो इसके वर्टिकल डिस्टेंस y को कैलकुलेट करने के लिए या इसकी वर्टिकल मोशन को स्टडी करने के लिए भी हम इनमें से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बच्चों ये है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, जब इस प्रोजेक्टाइल ने मूव करना है, तो किसी भी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी होगी उसके हमेशा हम दो कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बच्चों ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसके हम दो कंपोनेंट्स जो है वो बना लेंगे। एक उसमें बच्चों हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक बनाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इस तरह फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उनको हम Vx कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम Vy कहेंगे। ठीक है, तो Vx और Vy जो हैं ये बच्चों वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे। राइट, इनिशियली जब हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तब बच्चों इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होगी। राइट, इस पर अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला पॉइंट रेज करते हैं। अब देखें बच्चों, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे इधर ही कि हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है। फ़र्ज़ करें जो हम यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को मैस को फेंकते हैं और ये इस तरह से आके यहाँ गिरता है। ठीक है, ये कुछ हाइट है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे कुछ हाइट, और ये हाइट जो है ये y है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये x है, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये जो हमने लिया है y, और इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मूव करके आया। इसको जब हमने फेंका तो इनिशियली बच्चों इसकी वेलोसिटी जो है ये Vx थी, उसके बाद बच्चों ये इस तरह से बेंड हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, ये बेंड हुआ, इस तरह से इसका पाथ जो है वो चेंज होता रहा और यहाँ पर आके ये प्रोजेक्टाइल जो है ये गिर गया। तो यहाँ बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमने x फाइंड करना है। ये जो x है इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया, और फिर हमने ये फाइंड करना है कि कितना इसने वर्टिकल डिस्टेंस मूव किया। तो पहला पॉइंट है बच्चों, इसमें हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये मालूम करना चाहते हैं ये कितना है। सो व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। तो डिस्टेंस जो है ये बच्चों हमें पता है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइज टाइम। तो जब हम बच्चों इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे x को, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी लीनियर मोशन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कि ये प्रोजेक्टाइल जो है इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इस पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आया है, यहाँ तक आया है इस पॉइंट तक। तो ये ऐसे ही है जैसे ये बच्चों पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव किया है। तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक आएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से B तक आएगा। इसका मतलब ये ऐसे ही है जैसे ये मूव किया है A से लेके B तक। तो बच्चों इसका जो डिस्टेंस है x वो A से B तक जब ये मूव करेगा तो उसको इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इसका जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x है। अब हम देखेंगे कितनी स्पीड से ये मूव किया। देखिए बच्चों, इस प्रोजेक्टाइल को हमने Vx स्पीड के साथ फेंका है जो कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल स्पीड है। इसको आप कह सकते हैं ये बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। राइट, और ये जब हमने इसको फेंका है तो तब इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल।
यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका था, वो तो ग्रेविटी की वजह से फिर यू बेंड हो गया, अदरवाइज इसको हॉरिजॉन्टल फेंका था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो vx है। अब हम बच्चों ये कहते हैं कि हमने ये एज्यूम किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सिर्फ फोर्स लगती है इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, इस मैस के ऊपर, जब इसने मूव करना है तो इस पर जो फोर्स लगती है दैट इज ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट, दैट इज ओनली Fg, देयर इज नो अदर फोर्स दैट एक्ट्स ऑन प्रोजेक्टाइल। ये मैंने स्टार्ट में कह दिया था। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर ड्रैग, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जो कि Fg होगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ना इस तरफ को एक्ट करेगी ना इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो फोर्स विल बी जीरो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इस मैस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, Fx जीरो है, तो इसका मतलब है बच्चों max मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर फोर्स जीरो है सो इसका मतलब ये है बच्चों कि F जीरो है, तो दैट मीन्स ma इज इक्वल्स टू जीरो। इफ Fx इज जीरो दैट मीन्स max इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ बच्चों m जो है वो तो जीरो नहीं है, तो यहाँ से फिर हमें ये पता चलता है कि ax जो है वो जीरो है। ax जीरो का मतलब ये है बच्चों कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी जब ये मैस अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक आता है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मूव करता है, तो उस डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि आइदर, फिर हम लिखते हैं कि आइदर vx इज इक्वल टू जीरो और vx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी जो है वो या जीरो है या फिर बच्चों वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब वेलोसिटी जीरो हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मतलब बच्चों जो vx है, या जिसको बच्चों हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, यानी इसकी जो भी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा vx दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि मूव तो कर रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, जिसका मतलब ma जीरो है। m जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मैस तो है, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कि वेलोसिटी जीरो है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उसमें जो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो हम उसको लिखते हैं vx मल्टीप्लाइज t। तो इस तरह जो इस इक्वेशन से हम लोग जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या जो इसको दूसरी जो इक्वेशन है s वाली, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं vi प्लस vf ओवर 2 मल्टीप्लाइज t। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं वो इस तरह से कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो vx है, प्लस जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये यहाँ पे गिरेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो vx, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो vx प्लस vx ओवर 2 ये जो हो जाएगा 2vx, इसको मल्टीप्लाई भी करना है टाइम के साथ, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ, और फिर यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 2vx ओवर 2 मल्टीप्लाइज t, तो ये बच्चों हमारे पास vx मल्टीप्लाइज t बन जाएगा। तो ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, और डायरेक्ट बच्चों हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि जो x है, जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू vx मल्टीप्लाइज t। और vx जो है ये इस प्रोजेक्टाइल की कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। vx उसको कहेंगे वो वेलोसिटी जिससे ये a से b तक आया है, ठीक है। ऐसे समझ लें आप कि ए से बी तक आया है। जैसे मैंने शेडो वाली एग्जांपल में कहा, मतलब प्रोजेक्शन वाली एग्जांपल में, कि अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आए और इसका शेडो हम देखें लाइट के जरिए, तो इसका शेडो ए पर होगा और वो ए से बी तक जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल पी से बी तक आ जाए या इसका शेडो ए से बी तक आ जाए, दोनों मोशंस सेम हैं, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी होगी ए से बी तक जाने में शेडो की या इसके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी, और उसकी वजह कि फोर्स जीरो है, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो है हमारे पास सेकंड वो ये है कि इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है y, इसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो वर्टिकल डिस्टेंस y जो है इसको जो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं
वर्टिकल डिस्टेंस को जो हम इस इक्वेशन से s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सिर्फ y को फाइंड करना है, जब हम सिर्फ y फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है बच्चों कि हम इस प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को स्टडी करना ये एक लीनियर मोशन की तरह ही स्टडी होगी। जब हॉरिजॉन्टल उसको स्टडी करते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट को स्टडी करते हैं तो वो भी एक लीनियर मोशन है, और जब हम वर्टिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं तो वो भी एक लीनियर मोशन की तरह ही लिया जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक आया है, यानी पी से लेके ए तक इसने वर्टिकल डिस्टेंस जो है कवर किया है y, तो उसको बच्चों इस इक्वेशन से लिखेंगे तो s जो है दैट इज y इक्वल्स टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ, और a जो है ये g बन जाएगा, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉल कर रहा है नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल, तो उस वक्त इसका जो a है दैट इज इक्वल्स टू g। तो इस इक्वेशन में बच्चों जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, सो y इज इक्वल्स टू वी आई वाई इंटू टी। तो यहाँ मैंने बच्चों वी आई को वी आई वाई लिखा है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, यानी जब इस प्रोजेक्टाइल p ने यहाँ से यहाँ आना है, ये डिस्टेंस कवर करना है, तो उस वक्त बच्चों इसकी जो डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई वाई दैट वाज 0, यानी जब इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था हमने तो उस वक्त जो इसकी मोशन थी दैट वाज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। देखिए मैंने यहाँ से कहा था आपको कि हमने इसको कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल फेंका था, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल वाज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स डायरेक्शन में थी उसकी वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी इनिशियल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो वी आई वाई जो है दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जब इसने नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो उसके मुताबिक बच्चों वी आई वाई 0 होगा, साथ इसके टी है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों ये 0 इंटू टी 0, और फिर हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन वाई में आ जाएगा डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो किसी प्रोजेक्टाइल को जब हम y हाइट से फेंकेंगे तो y हाइट से बच्चों फेंकते हुए उस प्रोजेक्टाइल की जो डिस्टेंस बनेगा, वर्टिकल डिस्टेंस बनेगा y, वो बच्चों इक्वल होगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम इसको y इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर के तरह से हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 1 है इसका, और पार्ट 1 में हम सिर्फ यही चीज़ जो है वो रखेंगे, इसी चीज़ को हम लेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, और उस डेफिनेशन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते हैं, किसी हाइट y को लेके कुछ हाइट ले लें y, और वहाँ से आप उसको हॉरिजॉन्टली जो है वो थ्रो करते हैं, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में थ्रो करते हैं, तो उस केस में वो दो तरह की मोशन करता है, उसमें जो उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और उसकी वर्टिकल मोशन भी। और हॉरिजॉन्टल मोशन में उसने x डिस्टेंस कवर किया है और वर्टिकल मोशन में उसने y डिस्टेंस कवर किया है, और दोनों डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं x और y, x इस इक्वेशन से और y इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में आपने याद रखना है इसकी स्पेशल बात कि इसमें x इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी है, और ये जो वी एक्स है दैट इज कॉन्स्टेंट। Velocity of projectile along horizontal is always constant because the force acting on horizontal direction is 0. No force in horizontal direction means velocity is constant. Force ही नहीं लगेगी तो velocity कैसे change होगी, तो velocity will remain same. और vertical direction में जब हम y find करेंगे तो in that case हम ये कहेंगे कि जो initial velocity है y direction में that was 0, जब हमने इसको फेंका तो that was the motion was completely horizontal and there is no vertical component of velocity, 0 होगा वो v i y, और उससे हम लोग y जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, क्लियर होगी बात, ठीक हो गया। ओके बच्चों, अब हम इसमें एक दो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो दो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं लेता हूँ, और प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज में 3.11 हम इसको एज एग्जाम्पल लेते हैं इसको स्टडी करने के लिए। तो इसमें जो ये है कि बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो क्वेश्चन में जो ये है कि किसी हाइट 10 मीटर से एक बॉल को थ्रो करना है। फ़र्ज़ करें बच्चों ये जो हाइट है ये 10 मीटर है, और यहाँ से एक बॉल जो है उसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अ बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी 21 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से बच्चों हॉरिजॉन्टली एक बॉल को फेंका और वो बॉल इस तरह से मूव करता हुआ आया और यहाँ पे गिर गया।
तो ये जो हमारे पास x डायरेक्शन है और ये हमारे पास y डायरेक्शन है। तो यहाँ पे बच्चों उसको फेंका प्रोजेक्टाइल को, तो फेंकते वक्त इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल vx, और उसको हम कहेंगे 21 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरह से फेंका और ये यहाँ पे जाके जो है ये बॉल गिरा। तो इसमें जो हम एक दो चीज़ें जो है वो फाइंड करेंगे। एक तो ये बच्चों कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, प्रोजेक्टाइल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया, उसको हम यहाँ पे x कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको x डिस्टेंस हम मान लेंगे, जहाँ से फेंका वहाँ से एग्जैक्टली बिलो आ जाएंगे, वहाँ से हम फाइंड करेंगे जैसे पॉइंट A और पॉइंट B पर। और दूसरा बच्चों हम ये कहेंगे कि जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल गिरेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने अभी पढ़ा बच्चों की जो x है दैट इज इक्वल्स टू Vx मल्टीप्लाइज t। इस फार्मूले से हम लोग ये x फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो t का नहीं पता यहाँ पे। तो t को फाइंड करने के लिए जो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज़ y इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, y जो है यहाँ पे 10 है, सो दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू g, और जो यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो लगा लेते हैं दैट इज़ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 20 इक्वल्स 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर जो है दैट इज़ 20 अपॉन 9.8, और फिर बच्चों इसमें जब हम इसको 2.04 कर देंगे इसको डिवाइड करके, सो दिस इज़ 2.04, और फिर यहाँ से जो t है वो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2.04 ये आ जाएगा बच्चों t इक्वल्स 1.43 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आते हुए 1.43 सेकेंड्स लगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम यूँ एज्यूम करेंगे कि इसका अगर इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन लें तो A से B तक आते हुए इसको 1.43 सेकेंड्स लगे। तो अब जो हम x जो है वो लगा सकते हैं दैट इज़ Vx मल्टीप्लाइज t, यानी जो x जो है दैट इज़ इक्वल्स टू Vx इज़ 21 इंटू 1.43। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ इक्वल्स टू 30 मीटर। सो दैट विल बी द आंसर। तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो था पार्ट 1 इसका। पार्ट 2 जो है इसमें जो हमने बताना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ गिरेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो जब बच्चों यहाँ पे प्रोजेक्टाइल, आपको पता है जब बच्चों प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो उसकी हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होती है उसके हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे। एक बच्चों उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा हर पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह जब प्रोजेक्टाइल गिरता है तो एट द मोमेंट इट स्ट्राइक्स विद ग्राउंड, ये बच्चों बिल्कुल कंप्लीटली वर्टिकल नहीं गिरता, राइट। अब इस तरह से आप इसको समझेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल गिरा है, आ रहा है और इसने आके ज़मीन के साथ स्ट्राइक करना है तो इसकी मोशन कंप्लीटली वर्टिकल नहीं हो जाएगी और कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगी। यानी जब इस प्रोजेक्टाइल ने आके गिरना है तो ये स्ट्राइक करेगा किसी एंगल पर, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर, और इसकी जो भी वेलोसिटी होगी एट द मोमेंट इट स्ट्राइक्स विद ग्राउंड, उस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, एक उसका होगा, एक उस वेलोसिटी का होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको VFX कहेंगे, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम VFY कहेंगे, राइट। तो वो दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे VFX और VFY, और उन दोनों कंपोनेंट से हम लोग उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि जिस वक्त ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया प्रोजेक्टाइल तो उसकी वेलोसिटी VF है, तो VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हम लोग उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब जो VFX और VFY हैं उनको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जो VF है दैट इज़ इक्वल्स टू VI प्लस AT, तो यहाँ जो VFX होगा दैट इज़ इक्वल्स टू VIX यानी अलॉन्ग X डायरेक्शन प्लस AX इंटू T। तो VFX जो है दैट इज़ इक्वल्स टू VIX यानी इनिशियल वेलोसिटी इन X डायरेक्शन वो हमारे पास है 21 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो VFX आ गया हमारे पास, और इस तरह जो VFY होगा ये होगा VIY प्लस GT, और यहाँ पे बच्चों जो VFY होगा उसमें VIY ज़ीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन Y डायरेक्शन ये बच्चों ज़ीरो होती है, अभी डिस्कस हुआ यहाँ पे,
और g जो है यहाँ पे ये जो 9.8 और t 1.43 अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यो हमारे पास VFY होगा 9.8 इंटू 1.43 अगर हम करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा 14 ऑलमोस्ट, ये आ जाएगा 14 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब जो VF हम लेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी 21 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसको अगर हम जो है जो सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज़ 25 मीटर्स पर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये जो इसमें ये भी पार्ट आपने पॉइंट याद रखना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल जो है हम इसको फेंकते हैं तो एट द मोमेंट जब हम इसको थ्रो करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होती है। तो इनिशियल कंपोनेंट अगर मैं उसको इनिशियल वेलोसिटी कहूँ VIX, तो वो Vx या 21 मीटर पर सेकंड है x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में ये वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है तो इसकी पूरी मोशन के दौरान जो है ये जो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वो वेलोसिटी जिससे ये आगे की तरफ जा रहा है और वो वेलोसिटी जिससे ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो जो जिस वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और जिससे ये नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vx जो है ये हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है। इसका ये मतलब है कि जब इस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 21 मीटर्स पर सेकेंड थी, और जब ये गिरा तो उस मोमेंट पर भी जो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो अभी भी 21 मीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन ग्रेजुअली जब ये नीचे की तरफ आता है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, और बढ़ते 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 जब ये ज़मीन के साथ स्ट्राइक हुआ तो हमने देखा कि इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो गई 14 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस मूवमेंट पे जब ये ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 14 मीटर्स पर सेकेंड है। तो फिर दोनों वेलोसिटी से 21 हॉरिजॉन्टल और 14 जो है ये है इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को लेकर हम लोग बच्चों इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप बच्चों कि ये जो पार्ट 1 है प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आपको क्लियर है। सो पार्ट 2 जो है उस पर बच्चों हम लोग दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर के बारे में आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हैं। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कमेंट्स में लिखिए या फिर मुझे डायरेक्ट आप लोग जो है वो सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर and you understood everything or everything in good detail. Alright बच्चों, thank you very much, take care, all the best.